प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 6। जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 को आज हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही सुंदर से देखेंगे। और आपको इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि जीव विज्ञान के जीव जनन चैप्टर कैसे होता है सर, यह बताइएगा। बहुत सी बच्चे को कमेंट भी देखे थे, तो इसलिए आज से आपका यह इंतजार समाप्त हो गया और आपका परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे भी आई चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, नोट बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप 1 से 5 तक सारा चैप्टर का नोट बना लिए होंगे और सारा चैप्टर का एकदम क्या कहते हैं कि 1 बाय 1 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 2000। हाँ, तो देखिए बच्चे, जीव में जनन कैसे होता है यह हम पढ़ेंगे। जीव में जनन कैसे होता है चैप्टर का नाम है। और पहले हम समझेंगे कि जनन क्या है। जनन क्या है, जनन क्या है, इसको समझने के लिए आप सब जान रहे हैं, लेकिन आपको अगर पूछ दे जनन किसे कहते हैं तो उसका परिभाषा आपको बहुत ही सुंदर से देना है। अपने जैसा, मतलब मनुष्य है, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुछ भी है, वह अपने जैसा संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने जैसा संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो अपने जैसा संतान को जन्म देना ही क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। और जो जन्म देता है, यानी ये माता पिता को हम जनक कहते हैं, याद रखेंगे। और जो जन्म होता है उसे संतान या संतति कहते हैं, यह दो चीज याद रखेंगे। जन्म देने वाला यानी माता पिता को जनक कहेंगे और जो जन्म होता है उसे हम कहते हैं संतान या संतति। यह सब अब बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे और आपके सुंदर से नोट बना हुआ है, हम उस पर समझा कर बोलेंगे, आप उसका नोट बनाएंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबर ही नहीं टॉपर बनने की रास्ता पर जाएंगे। आगे ये एक छोटा सा लाइन है, सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तभी आपको सफल मिलेगा, नहीं तो आप वही जो दुनिया देख रहे हैं, दुनिया में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो इसे ही करते रहेंगे। समझिए। तो आगे आइए और चैप्टर नंबर यह 6 में आप देख रहे हैं पहला जनन। जनन क्या होता है, जो जीव अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, यानी जनन या प्रजनन कहते हैं। हम अभी बताए थे आपको, अपने जैसा संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अर्थात जीव जिस परिक्रम के माध्यम से अपने संख्या में वृद्धि करती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, उसे भी हम जनन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। जिस प्रक्रिया से, देखिए यहाँ मनुष्य है, यहाँ क्या है, चूहा है जिसको गांव में मूसा भी कहते हैं, यह भी जन्म देकर यह अपना संख्या में वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य में वृद्धि होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा चूहा में वृद्धि होता है, उसे भी हम जनन कहते हैं। इतना आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ देखिए कुछ स्टार देख दिया हुआ है, इसका आपको जरूर याद रखना है। जनन की क्रिया सभी जीवों में बहुत ही जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर 100 वर्ष के बाद, 100 वर्ष लगभग आदमी का औसतन उम्र है, 70 वर्ष अब हो गया है, 60 वर्ष हो गया, तो समझिए 70, 80, 100 वर्ष के बाद पृथ्वी पर एक भी मनुष्य नहीं रहेगा, कोई भी प्रजाति नहीं रहेगा, अगर जनन की क्रिया नहीं होगा तब। इसीलिए कहा जाता है जनन की क्रिया अत्यंत जरूरी है। जनन के कारण ही कोई जीव का अपना अस्तित्व बना रहता है, नहीं तो वो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहा जाता है, यह हम आपको बता चुका हूं। और जनन की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे जन्म, जिसके निर्माण या जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, संतान या संतति कहते हैं। यह सब आपको पिछले स्लाइड में हमने बता चुका हूं और फिर से बताया हूं इसलिए कि आपको याद हो जाए। आगे आए, जनन की क्रिया जो है तो 2 चरणों में संपन्न होती है, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। भी आई है, कहेगा जनन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, कितना प्रकार होती है जनन की, 2 प्रकार होती है, एक अलैंगिक, एक लैंगिक। समझिए, यह इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। बहुत आसान है, यह आप समझिए। देखिए अलैंगिक जनन क्या है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब वैसे जनन की वैसा प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एक जीव ही भाग लेंगे और वह एक ही जीव से दूसरा जीव बन जाएगा, उसे अलैंगिक प्रक्रिया कहेंगे। और जिसमें 2 जीव, देखिए जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जीव, जैसे पुरुष और महिला अगर 2 भाग लेते हैं
तब अगर जनन की क्रिया हो, तब संतान हो, तब उसके कहेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या कहेंगे? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण, नए पुत्र का निर्माण करता है, उसे लैंगिक जनन कहलाता है, जैसे मानव और स्तनधारी। अब देखिए इसमें उदाहरण आपको देखेंगे, शैवाल जान लीजिए, कवक जान लीजिए, क्या जाने अमीबा जान लीजिए। अमीबा के बारे में हम आपको पहले भी बताया है। मान लीजिए यह अमीबा है, उसका कोई शेप नहीं होता है, तो इसको अगर दो इसमें अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। इसमें मात्र एक ही जीव दो भाग में बन जाता है। कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये ऐसे होगा, इसमें जो केंद्रक होता है ये दो भाग में बट जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, यह देखिए ऐसे हो जाएगा, यह यहाँ जो कटने के बाद यहाँ केंद्रक धीरे धीरे ये तीसरा चौथा स्टेप में आकर यह दोनों अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। मतलब एक जीव से दो जीव बिना ही किसी को सहायता से बन जाए तो उसे हम लैंगिक अलैंगिक जनन कहेंगे। और लैंगिक जनन में दो विपरीत जीव भाग लेता है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक में सिर्फ एक जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण कर देता है। लैंगिक जन्म में एक जीव भाग लेता है, एक जीव से दो जीव बन जाता है, दूसरा जीव का निर्माण कर देता है। लेकिन लैंगिक में क्या होता है, दो विपरीत जीव भाग लेता है तब बनता है। इतना आप याद रखेंगे। लैंगिक जन्म का परिभाषा अगर पूछे तो आप कहिएगा जैसे जन्म जिसमें दो विपरीत जीव भाग लेकर एक नए जीव का निर्माण करता है उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। और लैंगिक जन्म की बात करें तो यह जन्म ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे अलैंगिक जनन भाग कहते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के गुण। अभी लैंगिक जनन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले अलैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। एग्जाम में पूछता है, देखिए इसका क्या गुण है। अब हम अलैंगिक जनन के गुण हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं। इसमें शुक्राणु का नर भाग है, यानी पुरुष का भाग है। शुक्राणु पुरुष का भाग है, पुरुष का भाग है, सॉरी नर या पुरुष कहिए, पुरुष का भाग है। तो पुरुष इसमें भाग ही नहीं लेगा, क्योंकि एक ही जीव भाग लेता है, तो इसमें पुरुष भाग लेगा नहीं लेगा। तो इसका गुण ये हो गया अलैंगिक में। इस छोटा छोटा जीवाणु, विषाणु, कवक और अमीबा में होता है। देखो इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता, इसमें महिला भाग नहीं लेता है। अंडाणु कहाँ होता है? महिला में होता है। नर यानी मादा इसमें भी भाग नहीं लेता है, जिसको हम महिला कहते हैं। इसमें महिला भाग ले ही नहीं रहा है, तो इसमें अंडाणु भाग लेगा नहीं लेगा। तो इसमें जब निषेचन की क्रिया भी नहीं होगा, तो हम आपको बताते हैं नर और मादा। नर और मादा जब दोनों भाग लेता है तो नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब मिलता है तो यह निषेचन की क्रिया होती है। जब यहाँ शुक्राणु और अंडाणु भाग ही नहीं लेगा तो निषेचन की क्रिया होगा नहीं होगा। समझ गए ना? नर और मादा जब भाग लेगा तभी निषेचन की क्रिया होगा। जब यहाँ दोनों भाग ही नहीं रहा है तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होगा। देखिए इसमें कहा अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है, यानी माता पिता के समान। अमीबा का अमीबा ही बनाएगा, वह तो अमीबा की इंसान तो नहीं बना देगा। इसमें आप लैंगिक जनन रहे नहीं तहे अलैंगिक जनन रहे, दोनों में वो अपना माता पिता यानी जनक के समान ही उसका जन्म होगा। यह दोनों का गुण एक ही देंगे। अब अलैंगिक जन्म में जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लैंगिक जन्म में पढ़ेंगे। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए इसमें कि नर का शुक्राणु मादा का अंडाणु मिलने से जो निषेचन की क्रिया होती थी, वह निषेचन जब नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा। इसमें युग्मक का निर्माण होगा। यहाँ नर युग्मक की एक बात समझिए, एक होता है नर युग्मक एक होता है मादा युग्मक। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलता है तब इसे निषेचन कहते हैं। इसे निषेचन होता है। निषेचन होकर इसी को हम जायगोट कहते हैं, जायगोट भी कहेंगे आगे चलकर। तत्काल यह समझिए यह दोनों भाग ही नहीं लेता है तो निषेचन भी नहीं होगा। तो यह दो चीज होवे नहीं करता है लैंगिक प्रक्रिया में, तो होगा नहीं होगा, सीधे कहिएगा नहीं होगा। इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें एक जनक भाग होता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेंगे। समझ गए? यह सरल जीवों में, पादपों में होता है, या पेड़ पौधा और सरल जीव में होता है। इतना वो याद रखेंगे। यह हो गया गुण। आपसे पूछेगा अलैंगिक जनन के गुण को लिखे तो कम से कम 3-4 गुण आप बढ़िया से याद रखेंगे, तब आपका 2 नंबर बहुत ही सुंदर से आएगा। तो अगला हम देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अभी हम देखें, अभी तक क्या देखें? जनन। जनन किसे कहते हैं? अपने जैसा संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। या क्या बताए थे? अर्थात हम आपको सुंदर से बताए हैं, जिस जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो हम जनन पढ़ लिए, वो जनन 2 प्रकार से पढ़े हैं। जनन की क्रिया अलैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है। अलैंगिक में एक जीव भाग लेता है और लैंगिक में 2 जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन की गुण भी देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक अभी हम अमीबा के बारे में बताए थे। देखिए एक केंद्रक है, 2 केंद्रक बन गया, धीरे धीरे यह बीच से क्या हुआ, पतला हो गया, दोनों 2 भाग में आ गया, तो अमीबा क्या हुआ, 2 बन गया। अमीबा 2 अमीबा बन गया है।
इसी के बारे में हम आपको बताए थे पिछले वीडियो, अभी पिछले स्लाइड में। तो यहाँ देखिए इसका जो प्रकार देखेंगे, अलैंगिक जनन के प्रमुख विधियां अवलिक प्रकार निम्नलिखित है, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार निम्न है। क्या क्या है? विखंडन विधि द्वारा एक होता है इसका प्रकार विखंडन। यह क्या है विखंडन? यह पढ़िए, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव जनक यानी जो जनक है दो या दो से अधिक भाग में विभक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं, अपनी माता पिता संतति के जैसे संतान संतति को उत्पन्न करता है जैसे भी। इतना नहीं लिखना है, इतना यहां से लेकर आप यहां छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप आप लिखिएगा। अलैंगिक जनन के प्रकार, पहला प्रकार है विखंडन विधि। विखंडन विधि क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक जीव जो है या जनक जिसको कहते हैं वह दो या दो से अधिक भाग में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीने लगता है, यानी एक जीव दो जीव बन जाता है या दो से अधिक जीव बन जाता है और वो अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगता है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार में विखंडन विधि। कौन विधि कहेंगे? विखंडन विधि में अलैंगिक जनन का यह प्रकार है विखंडन, जिसमें एक ही जीव दो या दो से अधिक जीव का निर्माण कर लेता है, उसे हम विखंडन जीव कहते हैं। यह सब किसमें होता है? जीवाणु, अमीबा, यूग्लिना, एक कोशिका जीव, शैवाल, पैरामीशियम में होता है। समझिए, विखंडन की क्रिया दो चरणों में होता है। अब देखिए विखंडन भी दो प्रकार का होता है। विखंडन की विधि कौन चरणों में होता है? दो चरण में होती है। अभी हम बताएं लैंगिक जनन के प्रकार। लैंगिक जनन में पहला प्रकार बताए थे विखंडन। विखंडन में एक जीव भाग लेता है और एक जीव से ही वह 2, 3, 2, 4, 2, 6 जीव बन जाता है और जीवन यापन करने लगता है, उसे विखंडन विधि कहते हैं। विखंडन भी दो प्रकार का होता है। देखिए एक होता है द्विविखंडन। इसमें द्विविखंडन नाम से ही पता चल रहा है। जब विखंडन की वह विधि जिसमें जनन दो भागों में बांट जाता है, अगर विखंडन की वह विधि जिसमें एक जीव दो जीव का निर्माण करे और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे, उसे हम द्विखंडन विधि कहते हैं। बहुखंडन से भी पता चल रहा है विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर अवस्था में सुरक्षित रहता है, जिसकी पुटी कहते हैं। कठोर अवस्था में सुरक्षित रहता है जिसे पुटी कहते हैं। यह पुटी अचानक फटती है और उससे बहुत सारे जीव निकलकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है, इसे मातृ संतति भी कहते हैं। देखिए यह भी आपको याद नहीं रखना है, जैसे अमीबा, बाउचेरिया। तो इसमें हम समझाते हैं। द्विखंडन में हम बताएं विखंडन की वह विधि जिसमें एक जीव जो है ना दो जीव बन जाता है और स्वतंत्र जीव यापन करने लगता है, उसे द्विखंडन विधि। बहुखंडन में कहेंगे दो से अधिक जीव बन जाता है, एक जीव से दो से अधिक जीव का निर्माण हो जाता है, 5, 10, 20, उसे हम बहुखंडन विधि कहते हैं। और इसे देखिए यह उसका कठोर आवरण बनता है उसके शरीर में, और उस शरीर में छोटा छोटा जीव हो जाता है और एक जीव से बहुत सारा जीव बन जाता है, उसे हम बहुखंडन जीव कहेंगे। समझिए बहुत आसान है, आपको इतना याद रखना है कि लैंगिक जनन का एक प्रकार होता है विखंडन। विखंडन में क्या होता है? लैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन विधि। विखंडन दो चरणों में होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन विखंडन की वह विधि है जिसमें दो भागों में एक जीव विभक्त हो जाता है, स्वतंत्र जीने लगता है। बहुविखंडन में वह विधि है, विखंडन की वह विधि जिसमें कि एक जीव बहुत सा जीव का निर्माण करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है, उसे हम कहते हैं बहुविखंडन विधि। और बाकी आप लिखा हुआ नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। आगे आइए। अब इसका दूसरा प्रकार है मुकुलन विधि। क्या है मुकुलन विधि? बहुत आसान है। देखिए लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर में उभार आता है। देखिए यह जीव है, इसके शरीर में देखिए छोटा सा उभार आया है पहले, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन में आ गया, थोड़ा सा ज्यादा उभार आ गया, तीसरा कंडीशन में देखिए जैसा है इसका पूछ वैसा ही बन गया है ना, अभी अलग हो जाएगा, तो यही हुआ मुकुलन विधि। जैसे हाइड्रा और ईस्ट में होता है। इसका कहाँ होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। मुकुलन विधि किसमें होता है? हाइड्रा और ईस्ट में होता है। इसमें एक जीव रहता है और लैंगिक जनन है तो एक ही जीव भाग लेगा, इसमें आप उसके शरीर में उभार आ जाता है और मतलब ऊंचा हो जाता है, वही उभार से एक नया जीव बन जाता है जिसे हम मुकुलन विधि कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपखंडन विधि। जब कोई जनक या शरीर दो हिस्से में टूट जाए और दोनों हिस्से अपना जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? अपखंडन विधि। तो उसे हम क्या कहेंगे? अपखंडन विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन भी कहते हैं। यह अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के कटे भाग से स्वतंत्र जीव व्यतीत करने लगते हैं, उसे पुनर्जनन कहते हैं। जैसे प्लेनीरिया, अमीबा, हाइड्रा, फैटा, कृमि, छिपकली। जैसे हम कह देंगे
कि मान लीजिए केचुआ को आप देखे होंगे, सबसे उसका अच्छा उदाहरण इसमें केचुआ ले लीजिए। वो जिसको जोकटी कहते हैं ऐसा रहता है, इसको दो भाग में बांटिएगा तो यह अलग अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगेगा, यह अपना अलग जीवन, मरेगा नहीं, यह अलग जीवन व्यतीत करने लगेगा। इसी को एक ही शरीर था, इसको दो भाग में टूट जाना यानी टूट जाए ना। यहाँ देखिए यहाँ टूटता नहीं है, यहाँ क्या था, बट जाता था। यहाँ आपको बटना था, यहाँ आपको बटने का प्रक्रिया है अमीबा में, लेकिन यहाँ टूट गया, कोई कारण से टूट जाता है तो ये टूट गया तो वह मरेगा नहीं, दोनों जीव अलग अलग अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगेगा। उसी को हम अपखंडन कहेंगे और पुनर्जनन कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? देखिए अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नए पौधा का निर्माण विकास किया जाता है, कायिक जनन कहलाता है। पत्ती के माध्यम से पत्थर चट्टा बायोफिल्म तना जड़ शकरकंद ये सब, जैसे देखिएगा प्याज, प्याज भी एक जड़ के माध्यम से, आलू देखिएगा, आलू आलू देख रहे हैं ना, आलू एक आलू से बहुत सा आलू बन सकता है। देखिएगा यहाँ छोटा छोटा निकला हुआ रहता है, इसमें अंकुरन, यह अंकुरन कैसे काट के, ऐसे काटकर एक आलू के 4 भाग में काटकर मट्टी में डाल दीजिएगा, देखिएगा 4 आलू का वृक्ष बन जाएगा। तो कायिक विधि का वही कहते हैं, कायिक जनन किसे कहेंगे, और अलैंगिक जनन किसमें एक ही जीव भाग ले रहा है, एक ही से बहुत हो रहा है। तो देखिए वह विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम नया, जड़ से भी तना से भी पत्ती से, देखिएगा कभी अरहुल का फूल देखिए चाहे और सी बहुत सा फूल है, उसका तना भी काट के आप कहीं लगा दीजिएगा तो वह उस जीव बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। बस इतना। और आइए अंतिम है, लैंगिक जनन का अंतिम प्रकार है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन के एक उन्नत विधि है। यह क्या है, एकदम बहुत ही सुंदर विधि है। यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों में जैसे जीवाणु, शैवाल एवं कवक में पाई जाती है। अभी जितना भी हम चीज बता रहे हैं यह छोटे छोटे जीव में पाया जाता है। यह अलैंगिक जन्म हम बताए थे कि यह छोटे छोटे जीव में पाया जाता है एवं पादप में पाया जाता है। पादप का उदाहरण कायिक जन्म के रूप में है, बाकी तो सब आपका है छोटे छोटे जीव में ही। अब जब यहाँ और बीजाणु जनन क्या होता है, जब कोई जीव बीजाणु बीज से जन्म होता है, एक बीज देखेंगे, एक बीज से वो जन्म होगा, बीजाणु जनन एक थैलानुमा रहता है, उसको फटने से बहुत सा जीव बन जाता है, उसे कहते हैं बीजाणु जनन कहेंगे हम। समझिए बीज से जनन होने वाले लिखेंगे बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है, चाहे लिखेंगे बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें एक जीव जो है अनेक जीव का निर्माण कर देता है बीज के माध्यम से। बीज के माध्यम से एक जीव अनेक जीव का निर्माण कर देता है, उसे बीजाणु जनन कहेंगे। बस इसका गोलाकार सूक्ष्म स्कोर होता है, बीज तो गोल ही होता है, ऐसा ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अलैंगिक जनन के हम आपको 5 प्रकार बताए हैं, एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। इसको आप बढ़िया से देख के और लिख के अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हमने अभी तक में आपको पढ़ाया हूं कि जनन किसे कहते हैं। अपने जैसे संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जो जन्म देता है उसको जनक कहते हैं और जो जन्म लेता है उसे संतान या संतति कहते हैं। जन्म 2 प्रकार के होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन बता दिए, अलैंगिक जनन बता दिए, अब अलैंगिक जनन का गुण भी बता दिए थे और अलैंगिक जनन का प्रकार हम बता रहे हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में हम आपको बताए थे कि इसका एक होता है विखंडन, जब एक जीव 1, 2 या 2 से अधिक भाग में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे उसे विखंडन विधि कहते हैं। इसका 2 चरण होता है, एक द्वि विखंडन, एक बहु विखंडन। अब आइए दूसरा मुकुलन विधि, जब किसी जीव के शरीर में भी उभार आकर दूसरा जीव का निर्माण हो और स्वतंत्र जीने लगे उसे हम मुकुलन विधि कहते हैं। अपखंडन विधि और पुनर्जनन विधि हम आपको बताए थे। जब एक जीव टूटकर 2 हो जाए, टूटने के बाद भी दोनों जीव स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे उसे अपखंडन विधि या पुनर्जनन विधि कहेंगे। और चौथा कहेंगे कायिक विधि, जब एक जीव को जड़ तना या पत्ती के माध्यम से अनेक जीव बन जाए, जैसे आलू, एक आलू को काटकर अलग अलग करेंगे तो बहुत सा बन जाएगा, उसे हम अब कायिक जनन कहेंगे। कोई फूल का डंटी लेकर लगा देते हैं, लगा दिए तो उसको हम कायिक जनन कहेंगे। बीजाणु जनन, अगर बीज के माध्यम से कोई जनन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजाणु जनन कहेंगे। इतना आप याद रखेंगे तो काफी है। और आगे आएंगे हम अब लैंगिक जनन में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन के बारे में पढ़िएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए लैंगिक जनन होता क्या है यह हम पढ़ेंगे। इसमें शुक्राणु भाग लेता है। हम बताए थे लैंगिक जनन में कि 2 जीव आपस में भाग लेते हैं, 2 जीव विपरीत जीव भाग लेते हैं, एक नर भाग लेते हैं, एक मादा भाग लेते हैं, यानी नर युग्मक भाग लेते हैं और एक मादा युग्मक भाग लेते हैं। दोनों के मिलने से जो क्रिया होती है उसी को हम निषेचन कहते हैं। नर में होता है शुक्राणु होता है,
शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। समझ गए? तो यह तो शुक्राणु और अंडाणु भाग लेगा तभी निषेचन की क्रिया होगा, तो यह भी बताएं, फिर से समझिए। तो इसमें पहले अलैंगिक जनन के गुण सुन लीजिए। तो इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, सही है, लेकिन अलैंगिक जनन में शुक्राणु भाग नहीं लेते थे। इसका भी 4 गुण कम से कम याद रखिएगा। इसमें अंडाणु भाग लेते हैं, सही बात है, नर भाग लेता है, मादा भाग लेता है, तो इसमें अंडाणु भाग लेगा ही, इसमें निषेचन की क्रिया होगा। यह सब उसमें नहीं लिखेंगे, अलैंगिक जनन में नहीं लिखते थे, इसमें हाँ लिख रहे हैं। इसमें अलैंगिक जनन में भी था और लैंगिक जनन में। इसमें उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है, अपने पिता के समान ही होता है। ऐसा नहीं है मनुष्य जो है, मनुष्य का बच्चा कभी घोड़ा बनता है, नहीं बनता है, वह भी मनुष्य ही होता है। घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होता है, बकरी का बच्चा बकरी ही होता है। तो 5 नंबर में हम कहेंगे यह जटिल प्रक्रिया है, यह साधारण प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। देखिए, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो नर युग्मक बनता है, अंडाणु मिलता है तो मादा युग्मक बनता है। इसमें 2 युग्मक का निर्माण होकर यह जब दोनों युग्मक एक साथ मिलता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं। समझ गए? इसमें 2 विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यह तो हम बताएं, तो परिभाषा हो गया, इसका गुण में परिभाषा भी लिख दीजिए। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है तो आप लिखेंगे इसमें 2 विपरीत जीव भाग ले, 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। जनक के सामने हम जीव भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब यह बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। पहले भी हम परिभाषा बताए हैं, एक बार और बता देते हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है तो लैंगिक जनन के, जैसे मानव और स्तनधारी, पहले बताए हैं हम आपको। तो अब युग्मक क्या है अभी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको हम बताते हैं। देखिए, युग्मक एक प्रकार का जनन कोशिका है। ये क्या है? जन्म होने वाला कोशिका है। इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों के जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं, पुरुषों के जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं, स्त्रियों को जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होता है, नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु कहेंगे, मादा युग्मक जिसको अंडाणु कहेंगे। हम यहाँ बताए थे शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं, अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। यही दोनों मिलता है तो निषेचन होता है, और यही निषेचन की क्रिया होने के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। समझ गए? यहाँ आप समझ गए तो बहुत अच्छा से आपको आगे समझ में आएगा। तो हम बताए थे युग्मक 2 प्रकार के होता है। क्या है? लैंगिक जनन में 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जो कि महिला में पाया जाता है या पुरुष में पाया जाता है। इतना बात याद रखते हैं तो बहुत अच्छा से कम समय में आपका बढ़िया से बढ़िया सिलेबस पूरी सिलेबस समाप्त हो जाएगा। नोट में हम यहाँ लिखे हैं कि पेड़ पौधा में नर युग्मक परागकण कहा जाता है। पेड़ पौधा में जो नर युग्मक होता है उसको परागकण कहेंगे। यहाँ आपको याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम पेड़ पौधे में जनन पढ़ाएंगे तो पादप में जनन पढ़ाएंगे तो उसको परागकण क्या है बहुत ही सुंदर से आपको समझ में आएगा। तत्काल आप समझिए कि नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। यह बात समझिए। अब आइए शुक्राणु और अंडाणु में अंतर समझिए। यह कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है और यह महिला में पाया जाता है। ये दोनों में अंतर समझिए। देखिए, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण क्या है हम आगे बताएंगे, पुरुष में पाया जाता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में पाया जाता है। कितना आसान। इससे बनने वाले अपेक्षाकृत कम समय लगता है। शुक्राणु को बनने वाले पुरुष में जो शुक्राणु बनता है बहुत कम समय में बन जाता है। इससे बनने में मान ले कि अंडाणु को बनने में अपेक्षाकृत बहुत समय लगता है, यानी कम से कम 28 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 28 दिन लगता है अंडाणु को बनने में, 28 दिन। इसी को आप पीरियड कहते हैं, मानसिक धर्म कहते हैं, रज्जु धर्म कहते होंगे आप लोग, समझ गए? तो इसको बनने में, अंडाणु को बनने में कितना दिन लगता है? लगभग 1 महीना लगता है। तो इसका आकार बहुत छोटा होता है। शुक्राणु का आकार जो पुरुष में पाया जाता है बहुत छोटा होता है, अंडाणु का आकार बड़ा होता है। याद रखेंगे, यह चलनशील होता है। यह शुक्राणु चलते फिरते रहता है, जबकि यह स्थिर होता है। अंडाणु क्या होता है? स्थिर होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग बहुत ही सुंदर से समझ गए होंगे। और आगे हम पढ़ेंगे संलयन। यहाँ छोटा सा फोटो भी दिया गया है और इस संलयन हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्रिया जो बनता है उसी को संलयन या निषेचन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? निषेचन या संलयन कहेंगे। तो हम आपको कई बार बता दिए हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो क्रिया होती है उसे संलयन या निषेचन कहते हैं। याद रखेंगे। युग्मनज या जायगोट किसे कहते हैं यह भी बताए हैं, आप समझिए। जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। हम आपको बताए थे पुरुष युग्मक, पुरुष यानी नर ही लिख देते हैं, नर युग्मक, नर
युग्मक यानी पुरुष में होता है और मादा युग्मक, मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। इसी को संलयन संलयन या इसी को निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन क्रिया के फलस्वरूप यह क्या चीज का निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है या जायगोट का निर्माण होता है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। आगे हम देखेंगे निषेचन क्या है, बता चुके हैं लेकिन हम आपको बताएंगे यहाँ निषेचन क्या होता है। देखिए निषेचन क्या है, यह कितने चरणों में संपन्न होता है, तो आप वही सब चीज लिखिएगा। क्या होता है, नर एवं मादा युग्मनज का संलयन निषेचन कहलाता है। जो संलयन होता है अभी हम बताएं, जो दोनों मिलता है उसी को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन का अर्थ गर्भ धारण होता है। निषेचन का अर्थ क्या होता है, गर्भ धारण होता है। निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। बहुत आसान है, बायोलॉजी सबसे आसान चैप्टर है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समझिए, एक होता है अंतः निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। यानी निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक संलयन मादा शरीर के भीतर होता है। जो शरीर के भीतर होता है उसे अंतः निषेचन कहेंगे। जैसे मानव में शरीर के भीतर निषेचन होता है। लेकिन देखेंगे मुर्गा, मछली, यह सब क्या होता है, मुर्गा क्या अंडा बाहर में देता है, तो बाहर देता है तो उसकी निषेचन की क्रिया बाहर होती है। तो निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मन का संलयन करके शरीर के बाहर संपन्न होता है। निषेचन की क्रिया कहां होता है, शरीर के बाहर संपन्न होता है, उसे बाह्य से निषेचन कहते हैं। जो शरीर के अंदर संपन्न होता है उसे अंतः निषेचन, और जो शरीर के बाहर संपन्न होता है बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे बेढक, मछली, क्या कहते हैं कि मच्छर, शैवाल, इस सब में क्या होता है, मुर्गा, मुर्गी कहेंगे, मुर्गा नहीं मुर्गी कहेंगे, यह सब में बाह्य निषेचन होता है। तो आगे आइए जीव ऑब्लिक पादप। पादप के बारे में आप कुछ पढ़ लेते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी, इसको हम उभयलिंगी की कहते हैं। एक लिंगी क्या है और उभयलिंगी या द्विलिंगी क्या है, इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर से। तो देखिए एक लिंगी क्या होता है, वे जीव जिसमें नर एवं मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे एक लिंगी जिसमें एक लिंग हो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। अर्थात जीव जिसमें एक जनन अंग पाया जाता है, जिसमें एक जनन अंग पाया जाता है उसे एक लिंग कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य में एक ही लिंग होता है, नर होता है तो नर भाग रहता है, मादा होता है तो मादा शुक्राणु रहता है। तो वही कहता है बंदर, कुत्ता, पपीता, इस सब में जो होता है एक लिंगी होता है। यह क्या होता है, एक लिंगी होता है। अभी हम कुछ बताएंगे पौधा में कि वह 2 लिंगी भी होता है, वह हम बताएंगे वह 2 लिंगी भी होता है। तो एक लिंगी मतलब समझ गए, जो जीव जिसमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, जिसमें एक लिंग हो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे नर युग्मन शुक्राणु जो है का निर्माण हो रहा है उसे नर कहते हैं। मादा युग्मन जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है उसे मादा कहते हैं, यानी महिला कहते हैं, और पुरुष कहते हैं। देखिए दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में एक एक लिंग है, इसलिए इसे एक लिंगी कहेंगे। उभय लिंग का मतलब होता है दोनों लिंग नर और मादा एक ही में उपस्थित हो। जिन जीवों में नर एवं मादा दोनों एक साथ उपस्थित हो उसे उभय लिंगी या द्विलिंगी कहेंगे। अर्थात वैसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाया जाता हो उसे द्विलिंगी एवं उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ, सरसों, अरहुल, गुड़हल, कृमि, जैसे यह फूल के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इसमें ही नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। जैसे केचुआ है इसमें भी नर भाग भी होता है, मादा भी भाग होता है, इसलिए इसमें उभयलिंगी कहेंगे। एक लिंगी मनुष्य का उदाहरण देंगे, उभयलिंगी में फूल का उदाहरण देंगे और केचुआ का उदाहरण देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका अगर यहाँ ध्यान होगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बहुत सारा उदाहरण दे दे के समझाते रहेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। कम समय में आपका इतना बड़ा चैप्टर का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा हमने आपको कवर कर दिया हूं, जिसमें एक लिंग पाया जाता है, जिसमें एक शुक्राणु या अंडाणु पाया जाता है उसे एक लिंगी कहते हैं। जिसमें दोनों नर एवं मादा के दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। अब लिखेंगे पौधे में जनन क्रिया कैसे होते हैं, तो इसको हम पुष्पी पौधे में, देखिए यह 5 नंबर का आपका सवाल आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप समझिए। पुष्पी पादप में आपको कहेगा पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, या कहेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करें, तो भी यही लिखेंगे। लिखेंगे पादप में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करें, तो भी यही लिखेंगे। उससे पहले आप लैंगिक जनन होता क्या है आप बढ़िया से फोटो में समझिए। हम आपको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम दिखाने के प्रयास करते हैं। देखिए आपको यहाँ हम आपको बहुत ही सुंदर से, या हम आपको इसका सारा भाग के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
देखिए यह सबसे नीचे जो देख रहे हैं हम, जो देखिए कलम जो मेरा चल रहा है, यह जो भाग है यह फूल, और यह फूल जो देख रहे हैं यह फूल का सबसे निचला भाग पत्ती है। इसको हम कह रहे हैं बाह्यदल। इसको कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं? बाह्यदल। देखिए यह जो देख रहे हैं सबसे निचला भाग, इसको हम दूसरा कलर से ले लेते हैं जो कि आपको दिखाई दे। देखो इसको कहते हैं, यह जो हम रंगे हैं, यह जो हम रंगे हैं, यह जो पत्ती को हम कहते हैं बाह्यदल। इसको क्या कहते हैं? बाह्यदल। वो नहीं दिख रहा होगा तो यह तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, समझ गए? यह बाह्यदल होता है। और यह जो देख रहे हैं घेरा जैसन, देखिए ऐसे जो देख रहे हैं, यह जो घेला जैसन देख रहे हैं, यह जो है ना सुराही जैसन, यह देखिए यह इसको क्या कहते हैं? यह बनाना है आपको। कैसे फूल बनाना है वह भी बताएंगे, पहले आप समझिए। यह जो देख रहे हैं इसकी ऊपर की भाग जो है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, याद रहेगा। 2-3 बार आप देखेंगे, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र, इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। यह जो डंटी जैसा है, यह जो डंटी यहाँ नीचे आया है, और यह जो है ये जो गोलका बीच में है, इस गोलाकार को यहाँ देखिए इसको कहते हैं जयांग। इसको क्या कहते हैं? जयांग। यहाँ लिख देते हैं जयांग या जयांग, जयांग कहते हैं, जयांग, जयांक कहेंगे, क्या लिखेंगे? जयांक, समझ गए? और उसके बाद यह जो देख रहे हैं ये पाइप जैसा जिससे होकर आएगा, इसको हम कहते हैं वर्तिका। इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। अगर याद नहीं रहेगा तो हम इसको इस साइड लिख देते हैं वर्तिका। फिर से अभी बताएंगे, 1-2 बार बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यह देखिए यह फूल का पत्ता है, यह बाहर वाला पत्ता है, इसको कहते हैं दल। इसको कहते हैं दल। पत्ता को दल, आई बाहर वाला पत्ता था तो इसको कहते हैं बाह्यदल। आई दोनों के पत्ता को समूह अगर कर देंगे तो बाह्यदल पुंज कहेंगे। तो इसी प्रकार कैसे कहते? देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते थे, उसी प्रकार पत्ती को समूह को हम बाह्यदल पुंज कहेंगे। तो उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यह जो देख रहे हैं यही है नर भाग, यही है नर भाग। इसी को हम कहते हैं नर भाग, इसी को हम कहते हैं पुंकेश्वर। यह जो देख रहे हैं या डंटी जैसा निकला हुआ पत्ती के, इसको हम कहते हैं परागकण। इसको क्या कहते हैं? परागकण। ये हुआ नर भाग, यह हुआ नर भाग। ये डंटी को कहते हैं पुंकेश्वर। क्या कहेंगे? पुंकेश्वर। यह जो डंटी देख रहे हैं इसको कहेंगे पुंकेश्वर। देखिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका समझ गए? वर्तिका क्लास लिख दे रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही आपको जानना है। और एक चीज और जानिएगा, यह गोलका भाग को कहते हैं अंडाशय। इस गोलका भाग को कहते हैं अंडाशय। बस इतना अगर जान गए तो आप पादप में जनन कैसे होता है 5 नंबर आपको आ जाएगा। तो नहीं समझे तो आप समझिए, हम आपको बना थोड़ा सा दिखाते हैं। आप कहिएगा सर तो कैसे फूल बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले 2 लाइन यहां पर दे दीजिएगा, 2 लाइन दिए, बस हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे रख दीजिएगा। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, इसको एक थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, जिस पर हम लोग यह जो है बनाएंगे, यह जो है घेला जैसा बनाएंगे उसको हम रखेंगे। ऐसे रख लिया। आप थोड़ा सा बढ़िया बनाइएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक पत्ती देंगे जिसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। यहाँ पर ऐसे करके एक पत्ती दे दीजिए, यहाँ पर ऐसे करके एक पत्ती दीजिए, दूसरा पत्ती दीजिए, तीसरा पत्ती दीजिए, समझ गए? उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा पत्ती दीजिए, तीसरा पत्ती दे दिए, समझ गए? यह इसी में लाइन में टच रहना चाहिए, दूसरा लाइन नहीं। अगर चौथा पत्ती भी दीजिएगा दे सकते हैं, चौथा पत्ती भी दे। देखिए उम्मीद था इतना तो आपको बनाने आता होगा। हम पेड़ पर बना रहे हैं इसलिए सुंदर नहीं बन रहा है। अब देखिए इसका नामकरण कर देंगे, उसके बाद ही 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए इसको बाहर वाला को, ये जो पत्ती है, ये हरा रंग को पत्ती है, इसको हरा रंग जो पत्ती होता है, इसको हरा रंग है, यह क्या है? हरा रंग है। इस हरे पत्ती को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्यदल। बाह्यदल। ये दोनों पत्ती को मिला देंगे तो हम कहेंगे बाह्यदल पुंज, समझ गए? इतना लिख देंगे। उसके बाद यह सब पत्ती जो है बीच वाला, इसको हम दल कहेंगे। अब इसमें एक गोल जैसा बना देंगे जिसको हम कहेंगे अंडाशय। किसको कहेंगे? अंडाशय। इतना तो आप कह सकते हैं। और यह ऊपर वाला जो भाग है, यह जो देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, इतना तो कह सकते हैं। यह जो है सुराही जैसा, यह जो देख रहे हैं सुराही जैसा, यह जो सुराही जैसा देख रहे हैं, यह जो डंटी को हम इसको कहेंगे वर्तिका। इसको क्या कहेंगे? वर्तिका। आप इतना ही चीज लिखिएगा, ज्यादा आपको कुछ लिखने की, देखिए नहीं लिखा रहा था इसलिए हमें वर्तिकाग्र, यहाँ वर्तिकाग्र कहेंगे, इसको कहेंगे वर्तिका।
वर्तिका कहेंगे। आई ऊपर वाला भाग को वर्तिका, अगर इस डंटी को वर्तिका कहेंगे। अब जो यह जो दिख रहा है घैला जैसा, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, इसको हम कहेंगे अंडाशय। इसको क्या कहेंगे, अंडाशय। इसको तो अंडाशय बोल ही दिए, इसको हम क्या कहें, अंडाशय बोल ही दिए। इसको हम क्या कहें, जयांक बोलना है। सॉरी बच्चों, यह गलत हो गया, यह हम गलत कर दिए, यह हम आपका गलत कर दिए। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशानी होता है। लिखते हैं क्या, लिखा जाता है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, इसको बाह्य दल कहेंगे, इसको तो आप समझ में आ गया होगा कि इसको हम बाह्य दल कहेंगे। यह जो नरभाग, यह जो बीच में देख रहे हैं, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, इसको आप जयांक कहेंगे। यहाँ लिख देते हैं जयांक कहेंगे, जयांक कहेंगे। आप समझ में आ गया आपको। अब ऊपरी वाली भाग को हम कहेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहेंगे। और ये डंटी को हम ये कहेंगे, डंटी जैसा है, इस डंटी को हम कहेंगे वर्तिका, इसको कहेंगे वर्तिका, वर्तिका। ऊपर वाले भाग को वर्तिका, ये डंटी जो है, ये सुराही जैसा है, ये जो आ रहा है पाइप जैसा, इसको वर्तिका कहेंगे, इसको जयांक कहेंगे। ये अंडा जैसा जो दिख रहा है, ये घैला का जो पेंदी है, इसको कहेंगे अंडाशय, इसको क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। यह जो फूल का बड़ा भाग है तो दल कहेंगे। अब इसमें देखिए एक नर वाला भाग होता है, यह हो गया। यह फूल में ऐसे भी बनाना है आपको, यह छोड़ना नहीं है, हम बाद में बना रहे हैं तो यह नहीं सोचिएगा। यह जो नर वाला भाग है, यह इसको कहेंगे परागकण। यह जो है देख रहे हैं गोलका जो बना रहे हैं, इसको कहेंगे परागकण। ये जो परागकण जिसमें लगा हुआ है डंटी, इस डंटी को कहेंगे पुंकेसर। बस इतना कह दे रहे हैं, इतना बना दे रहे हैं तो आपका काम तमाम हो गया। बस इसके बारे में, इसका क्या क्या काम है, थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देंगे तो आपका 5 का 5 नंबर आ जाएगा। अब इसको देखिए विस्तृत में देखेंगे। देखिए पुष्पी पादप क्या है, जिस पादप में फूल होता है उसे हम पुष्पी पादप कहते हैं। इसकी संरचना देखिए, बना दीजिए बगल में, उसके बाद लिखिएगा बाह्य दल। बाह्य दल के बारे में हम बताए थे, यह है बाह्य दल, हरा रंग का जो होता है यह बाह्य दल है। यह बाह्य दल के बारे में आपको हम बताते हैं। तो यह जो हरा दिख रहा है आपको, यह हरा, यह बाह्य दल है। तो बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, क्योंकि फूल का सबसे बाहरी चक्र, इसकी संरचना हरे होता है, छोटी पतली नुमा होता है, जिसे बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। जब ये संयुक्त होते हैं तो बाह्य दल, मतलब ये दोनों को जब संयुक्त रूप से बोलेंगे तो हम कहेंगे बाह्य दल पुंज, कोई दिक्कत नहीं। इसका कार्य क्या है यह भी लिख देंगे थोड़ा सा। बाह्य दल की वर्षा तथा धूप से पुष्प की रक्षा करता है। यह बाह्य दल जो हरा होता है, इसका फूल को क्या करता है, वर्षा और धूप से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। काहे कि देखिएगा सुबह में फूल जाता है और जैसे दोपहर होगा तो धूप से इसको ढक लेगा, वही हरा जो है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे दल चक्र। देखे थे दल चक्र, तो दल चक्र पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है, जो बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। बाह्य दल चक्र के अंदर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों को दल चक्र, दल पत्र कहते हैं, दल पत्र कहते हैं। यह प्रायः 2 से 6 ढलों का बना होता है, 2 से 6 दलों का बना होता है, ढलों का नहीं, दलों का बना होता है। यह परागकण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। यह जो है ये परागकण हेतु कीटों को क्या करता है, आकर्षण करने की काम करता है। यह जो दल जो है यही परागकण के ऊपर बैठने के लिए आकर्षण करता है, समझ गए। दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षण कर परागकण में सहायता करता है। देखिए यह यहाँ रंगीन होता है, यह क्या है, दल रंगीन होता है, जिसके कारण यहाँ नर भाग है, यहाँ पर बैठेगा तभी जाकर यहाँ इसके पैर में नर भाग सट जाएगा और यहाँ पर यही फूल पर जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा, तो इसे कहेंगे स्वपर परागण। और यह फूल का नर भाग इस फूल पर जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा, इसको तो हम कहेंगे पर परागण। समझ में आ गया, तो पर वह भी पढ़ेंगे। तो इसको यह जो दल होता है यह आकर्षण करने की काम करता है, समझ गए, यह दल होता है। तो पुमंग क्या है, पुंकेश्वर, पुमंग या पुंकेश्वर कहो, पुंकेश्वर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। यह जो पुंकेश्वर है, यह जो गोल का भाग है, हम अभी बताए हैं पुंकेश्वर कहलाता है। गोल का भाग क्या कहलाता है, पुंकेश्वर कहलाता है, जिसमें परागकण पाया जाता है। इसमें देखिए पुंकेश्वर में क्या लगा हुआ रहता है, परागकण रहता है। ये डंटी को पुंकेश्वर कहते हैं, यहाँ पर परागकण होता है, समझ गए। तो यहाँ देखिए तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जो नर अंग का बना होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है, जिसके
के पुंकेश्वर कहा जाता है। पुंकेश्वर में एक द्विपालिका रचना पाई जाती है, उसे प्राककोश कहा जाता है। यह जो गोलाकार रचना पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, प्राककोश कहा जाता है। प्राककोश पतले लचीले तंतु के सिरे पर स्थित होता है। प्राककोश में परागकणों की उत्पत्ति होती है। परागकोश, आप कोई भी फूल देखेंगे तो यह डंटी जैसा जो लटका हुआ रहा है, यहाँ गोल रहेगा, इसी को हम परागकोश कहेंगे या परागकण कहेंगे। अब जयांक या स्त्री केसर क्या होता है, यह जो बीच में भाग है इसमें, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जयांक कहते हैं। इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। तो सुनिए, यहाँ पौधे के मादा जनन अंग को ही जयांक कहते हैं, जो पुष्प के बीचों बीच में होता है। देखिए बताए थे, यह आराम से आप पढ़ के समझ सकते हैं, नहीं तो टाइम आपको आगे लगेगा। आप इतना बात लिख देते हैं 4 गो, तो आपका 5 से 5 नंबर आराम से मिल जाता है। या फिगर बना के वर्णन कर देंगे तो मिल जाएगा। इससे संबंधी आप कुछ और चीज देखेंगे, जैसे कि रासायनिक अनुवर्तन क्या है, ये हम आपको पूर्व में भी बताए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो, वह देख लेंगे। तो पराग नलिका में पराग कणों की जो गति होती है उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। देखिए, यह फूल है, यहाँ पर कोई यहाँ नर भाग में बैठा, इस पर ही यह मधुमक्खी यहाँ बैठ गया, तो यहाँ नर भाग यहाँ चिपक गया, चिपचिपा होता है। यह क्या होता है, चिपचिपा होता है पट्टिका। अब यहाँ से जो यह गति होता है ना, यहाँ से जो गति करके यहाँ जयांक भाग तक आता है, नर भाग है जयांक, स्त्री केसर इसको भी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो नर भाग का गति होता है, परागकण की गति होता है, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन। अब आइए, परागन क्या है। पौधे में जब किसी पुष्प का परागन निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, इस क्रिया को परागन कहते हैं। मतलब जो परागकण है वह पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। समझ गए। परागन की क्रिया 2 विधियों से होता है, यह हम बता चुके हैं, एक स्वपरागन, एक परपरागन। तो स्वपरागन परपरागन समझने के लिए समझिए, इसका परागकण अगर इसी पर जाकर बैठ जाए तो इसे स्वपरागन कहेंगे। अगर यदि इसका परागकण इस पर जाकर बैठे मधुमक्खी तो इसको परपरागन कहेंगे। ऐसा ही परिभाषा आपका होगा। देखिए, स्वपरागन किसे कहते हैं, जब परागकण किसी की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के, देखिए इसका परागकण इसी पर जाकर बैठ जाए, इसका परागकण ये है तो इसी पर जाकर हो जाए, तो इसे स्वपर परागन है। इसका परागकण अगर मधुमक्खी जाके यहाँ बैठ रहा है तो इसको कहेंगे परपरागन। जब परागकण की किसी पुष्प की परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे पड़ता है तो उसे परपरागन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपरागन, स्वपरागन। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम पढ़ेंगे उत्तक संवर्धन क्या है। क्या है उत्तक संवर्धन, क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में संपन्न होने वाली अलैंगिक प्रजनन है। कैसा है, अलैंगिक है, लैंगिक नहीं है, जिसमें पौधे को शीर्ष भाग के कृत्रिम या वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्व युक्त बर्तन में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप असंख्य कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है, जिसे कैलस कहते हैं। इसी कैलस के माध्यम से जड़, तना, पत्ती का निर्माण होता है। इसके बाद इसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे उत्तक संवर्धन कहेंगे। तो समझिए, इसका मतलब आप नहीं समझे हैं तो आप समझेंगे, गांव घर में कहता होगा कलम की पौधे, मतलब जो लाते हैं ने पौधा से ही पौधा का निर्माण कर देना उत्तक संवर्धन कहलाता है। पौधा से ही अलैंगिक जनन होता है, इसमें 2 लिंग जीव नहीं होता, एक ही जीव भाग लेता है और एक ही जीव से दूसरा जीव का निर्माण कर देना ही उत्तक संवर्धन कहलाएगा। और आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर से समझ में आ जाएगा। अब जो आपका जिसका इंतजार था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का रीड, जिसको हम कहते हैं मानव जनन तंत्र। अब मानव में जनन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। मानव जनन तंत्र के भाग क्या होता है, मानव जनन तंत्र होता क्या है, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव एक लिंगी प्राणी है, यह बताया है। मानव द्विलिंगी प्राणी नहीं है, एक लिंगी प्राणी है, यह बात आप जान रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मानव कितना लिंगी प्राणी है, मानव कैसी है, तो कहिएगा एक लिंगी प्राणी है। समझ गए। तो इसको जानने से पहले हम समझेंगे पुरुष यौवनावस्था आरंभ से आप क्या संबंधित। जब पुरुष यौवनावस्था आरंभ से मतलब होता है जब कोई पुरुष जवान होता है, उससे आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं कि कोई आदमी अभी जवान हो गया, यौवन अभी प्रारंभ हो गया, उसका जवानी
आ गया है। तो यह समझने के लिए आप सब कुछ जान रहे हैं। आप देख सकते हैं जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है उसे हम पुरुष यौवनावस्था कहेंगे। पुरुष मतलब नर का जब जनन अंग काम करना स्टार्ट कर दे तो उसे हम कहेंगे पुरुष यौवनावस्था। ये सभी बालक में जनन अंग 12 से 13 वर्ष अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है जिसे पुरुष यौवनावस्था कहते हैं। पुरुष के वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मानव का जो लिंग होता है यहाँ पर दो पाया जाता है, इसी को कहते हैं वृषण। यही वृषण से यह जो दो पाया जाता है इसी वृषण से इसी को कहते हैं वृषण। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। समझ गए? हार्मोन स्रावित होता है जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है, जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है। तो आप कहेगा एक क्वेश्चन रहेगा पुरुष यौवना अवस्था के किन्हीं 4 लक्षण को लिखें। कैसे आप पता करेंगे कि वह यौवनावस्था में प्रारंभ होगी? उसका क्या लक्षण है, कैसे आप समझ सकते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आवाज का भारीपन हो जाना। जब लड़का दिखेगा, बच्चा रहता तो एकदम मधुर मधुर बात बोलेगा, और थोड़ा सा उम्र बढ़ते जाएगा ना उसका आवाज में भारीपन हो जाता है। लेकिन लड़की में अलग होता है, लड़की में बचपन में भारी होता है और जैसे जैसे बड़ा होगा उसका आवाज में है एकदम मधुरता आते जाता है। लड़का में उल्टा होता है, जब आवाज भारीपन हो जाए, कंधा चौड़ा होने लगे, देखिए कंधा जो होता है चौड़ा होने लगे, शरीर सुडौल एवं ताकतवर हो जाए, एकदम पूरा बड़ा हो जाए, तो दाढ़ी मोछ आना लगे। देखिए दाढ़ी मोछ तो किसी किसी को 12-14 वर्ष में आ जाता है, किसी किसी को 20 वर्ष में आता है, वो हार्मोन के कारण होता है। तो जनन अंग पर बाल आ जाना, जो जनन अंग है वृषण है जो है, इस पर बाल आ जाना, आंख का बाल आना, आंख का बाल आना, आंख में जो है बाल आ जाना, तो हम समझ जाएंगे पुरुष का यौवनावस्था आ गया है। उसी प्रकार हम समझेंगे स्त्री यौवनावस्था से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान से समझते हैं। जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर दे उसे हम यौवनावस्था कहते हैं। जिसको कहते हैं मानसिक धर्म अगर शुरू हो जाए तो उसे हम कहेंगे वह स्त्री यौवनावस्था में आ गया है। तो स्त्री को बालिका वर्ग का भी 12 से 13 वर्ष में यौवनावस्था प्रारंभ हो जाता है। मादा अंडाशय भाग में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यहाँ हार्मोन का स्राव होता है जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है, जैसे आवाज का मधुरता होना। इसका अगर स्त्री यौवनावस्था के लक्षण लिखेगा तो कहेगा आवाज का मधुरता होना। दूसरा नंबर में कहेगा स्तन का विकास, जनन अंग पर बाल होना, कांख का बाल होना, नितंब का चौड़ा होना, नितंब कहा जाता है कमर के नीचे वाले भाग को, वह चौड़ा होना, मानसिक चक्र प्रारंभ होना, जिसको आप लोग रज्जु धर्म भी कहते हैं। मानसिक चक्र प्रारंभ हो जाएगा तो वह स्त्री को हम समझेंगे यौवनावस्था प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। उम्मीद था आप लोग समझ गए होंगे। और आगे आइए नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कहेगा तो यह आप बना लीजिएगा। इसी को वृषण कहते हैं। यह जो दोनों देख रहे हैं यह वृषण कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए वृषण यह नर का प्रथम लैंगिक जनन होता है जिसकी संरचना अंडाकार होता है। देखिए जिसकी संरचना क्या है? अंडाकार होता है। इसमें इसकी संख्या 1 जोड़ा होता है, मतलब 2 होता है। तो उदर गुदा के बाहर थैली नुमा संरचना होता है। इसका प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। इसका क्या काम है? शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्रावित करना। आगे आए अधिवृषण क्या है? वृषण के संग्रह स्थान को अधिवृषण, वृषण को जो संग्रह स्थान है यह जो देख रहे हैं, ये वृषण जो है इसका जो संग्रह स्थान है यह जो है इसको अधिवृषण कहते हैं। शिश्न क्या है? इसकी संरचना मांसल होती है जो हर्षण उत्तक का बना होता है। इसके सहारे ही मादा के योनि में इस हिस्सा को शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। अब शुक्राशय क्या है? यह चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है। शुक्राशय क्या है? यह चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है। शुक्रवाहिनी नली क्या होता है? वृषण और अधिवृक्क के जोड़ने वाली नलिका को शुक्रवाहिनी नली कहते हैं। देखिए वृषण और यह अधिवृषण है, इसके बीच में जो नली है इसी को कहते हैं शुक्रवाहिनी नली। इससे होकर शुक्राणु जाता है, इसलिए शुक्रवाहिनी नली कहते हैं। अब आइए पुरुष के बारे में इतना लिख देंगे तो भी यह पूछेगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। नर जनन तंत्र के बारे में इतना आप लोग लिख देंगे, थोड़ा सा चित्र बना देंगे, चित्र का वर्णन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अरे तो वर्णन कर लीजिएगा। इसको वृषण कहते हैं, इसको अधिवृषण कहते हैं, इसको शिश्न कहते हैं, इस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी नलिका। हो गया। आगे आई मादा जनन तंत्र के सचित्र वर्णन करें, यह भी 5 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए इसको भी देखिए और अच्छा से समझिए। देखिए मादा का जनन अंग नर
के जनन अंग से काफी जटिल होता है। मादा जनन अंग का क्या होता है, काफी जटिल होता है। इसमें प्रमुख अंग पाए जाते हैं। यह मादा जनन अंग है, आप देख लीजिए, आप इसको भी बना सकते हैं बहुत ही इजी से। देखिए अंडाशय, इसमें सबसे पहले देखेंगे अंडाशय। यह मादा जनन का प्रथम लैंगिक जनन होता है, जिसकी संरचना अंडाकार होता है। देखिए अंडाशय जो होता है, ओवरी जिसको कहते हैं, यह भी एक जोड़ा होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के बाहरी परत एपिथेलियस उत्तक का बना होता है, जबकि अंदर वाला भाग संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसे एस्ट्रोमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का प्रमुख का अंडाणु का निर्माण करना। अंडाशय का प्रमुख काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना तथा हार्मोन का स्राव करना, तथा हार्मोन का स्राव करना होता है। अब आइए फलोपियन नालिका या डिंबा वाहिनी। डिंबा वाहिनी क्या होता है, यह देख लेते हैं। यह गर्भाशय के ठीक ऊपर अलग बलग भाग में स्थिर होता है। गर्भाशय के ठीक ऊपर अलग बलग भाग में होता है, यह देख लीजिए। तो फलोपियन नालिका एक, देखिए जिसकी संख्या एक जोड़ा होता है। इसकी संख्या कितना होता है, एक जोड़ा होता है। फलोपियन ट्यूब क्या होता है, एक जोड़ा होता है। समझ में आ रहा है। यह अंडाशय है, यह जो है ये इसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं बाहरी भाग को, ये इसी बाहरी भाग को यहां से यहां तक को हम क्या कहेंगे, फलोपियन ट्यूब कहेंगे। यहां से यहां तक को हम कहेंगे फलोपियन ट्यूब, इसको अंडाशय कहेंगे। तो इस भाग को हम कहते हैं दो जोड़ा होता है। समझ गए, एक जोड़ा होता है, दो जोड़ा में तो चार हो जाएगा, एक जोड़ा होता है। मादा का निषेचन क्रिया इसी भाग में समाप्त। निषेचन क्रिया कहां संपन्न होता है, ये इसी भाग में निषेचन क्रिया संपन्न होता है। जब पुरुष का क्या कहता है शुक्राणु यहाँ पर आता है तो मादा का यहाँ निषेचन होता है। यहाँ महिला का जो मादा भाग का जो अंडाणु है दोनों मिलता है तो निषेचन की क्रिया होती है। तो फलोपियन नालिका एक सिरा गर्भाशय के दीवार से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा सिरा अंडाशय के बगल में उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिससे झालर कहते हैं। इसके प्रमुख कार्य अंडाणु का पकड़ना है। इस झालर का काम क्या है, प्रमुख काम है अंडाणु को पकड़कर रखना है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा बात समझिए, गर्भाशय, इसे बचदानी भी कहते हैं, जिसका संरचना मासल त्रिभुजाकार होता है। जिसका संरचना क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। देखते हैं, यह है ना त्रिभुजाकार, दिख रहे हैं ना, यह है त्रिभुजाकार। इसको हम कहते हैं गर्भाशय भी कहते हैं, इसे बचदानी भी कहते हैं। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है, जिसको दोनों किनारे पर फलोपियन नालिका स्थित होती है। देखिए इसका चौड़ा भाग ऊपर है, इसके दोनों पर फलोपियन नालिका, यह जो फलोपियन नालिका इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ पर होता है। जबकि इसका निचला भाग संकरा होता है, और निचला भाग संकरा होता है, जिसके पास गर्भाशय ग्रीवा होता है। इसके बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है, इसी छिद्र के सहारे शुक्राणु प्रवेश होता है। इसको बीचे बीच क्या होता है, एक छिद्र होता है, इसी छिद्र के सहारे शुक्राणु प्रवेश करती है, यहाँ अंडाणु में आकर निषेचन की क्रिया होती है। फलोपन नालिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर। फलोपन नालिका की लंबाई कितना होता है, 10। यहां से यहां तक लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर होता है। मादा में निषेचन की क्रिया फलोपन नालिका में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया जो होती है यही नालिका में संपन्न हो जाती है। समझ गए। योनि क्या है आप समझ लीजिए थोड़ा सा, यह अंतिम ही भाग होगा, उसके बाद मानव का यानी मादा का जनन तंत्र का भाग खत्म हो जाएगा। यह मासल नलिका का नलिका संरचना होता है, नलिकार संरचना होता है, नालिकार संरचना होती है, जिसकी औसतन लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। योनि का दीवार पेशिया उत्तक का बना होता है। याद रखेंगे, योनि का दीवार पेशिया उत्तक का बना होता है, जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियां कहा जाता है, जिसे छोटी छोटी ग्रंथियां कहा जाता है, जिसे बल्बोरिथल ग्रंथि कहा जाता है। इससे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो योनि को मुलायम रखता है। योनि को मुलायम रखने का काम कौन करता है, चिपचिपा पदार्थ जो स्रावित होता है बल्बोरिथल ग्रंथि से, उसे वही ही योनि को क्या करता है, मुलायम रखने का काम करता है। यह बात आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम मानव लिंग का निर्धारण कैसे होता है, या हम आपको पहले भी बताए हैं, अभी भी बता देते हैं। देखिए एक होता है नर युग्मन, एक होता है शुक्राणु कहिए, या इसको कहिए आप कह सकते हैं जिसको कहते हैं लिंग हार्मोन कहिए। समझ गए। समानता 23 जोड़ी होते हैं। हार्मोन कितना होता है, गुणसूत्र कहिए। तो देखिए नर गुण सूत्र कहिए और मादा गुण सूत्र कहिए। इधर लिखते हैं मादा
गुणसूत्र। यह जो होता है ना दोनों में 23-23 जोड़ा होता है, यानी 46 इधर भी होता है 46 इधर, इसका 22 जोड़ा इसका 22 जोड़ा, दोनों जो होता है हम बताए हुए हैं 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है। महिला और पुरुष दोनों में एक समान होता है, जिसे ऑटो सम किया जाता है, जिसे हम ऑटो सम कहते हैं। महिला और पुरुष में दोनों सेम होता है, लेकिन इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, यानी दो गुणसूत्र जो होता है वह लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, वह लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। पुरुष में जो होता है XY होता है और महिला में जो होता है यह लिंग गुणसूत्र XX होता है। अगर पुरुष का X और महिला का X अगर भाग ले लिया तो लड़की होता है, और पुरुष का Y और महिला का X अगर उससे निषेचन हो गया तो इसमें जब इसके जायगोट बन गया तो यह लड़का होगा। हर समय लड़का पर ही निर्भर करेगा कि लड़की होगा या लड़का होगा, महिला का कोई गलती नहीं रहता है। जब भी लड़का हो या लड़की हो, पुरुष के ये जो है लिंग गुणसूत्र उस पर निर्भर करता है। आप इतना बात समझ गए हैं कि यही लिखा हुआ है, या तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है मादा में गुणसूत्र को संरचना XX होता है, जबकि नर में XY होता है। ये देखिए Y गुणसूत्र की अपेक्षा X गुणसूत्र को छड़ा होता है, यह छोड़िए गुणसूत्र होता है। मादा का X गुणसूत्र और नर के X गुणसूत्र से मिलकर युग्मनज का जब निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, तो ये XX बनता है, जिसका जन्म लेने वाला बच्चा जो होता है लड़की होता है। उसी प्रकार से जब नर का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र से मिलकर युग्मनज का निर्माण होता है तो XY निर्माण होता है, तब जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होता है। यथा लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। इतना लिख दीजिएगा तो बस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नीचा लिखा हुआ है पुरुष के नसबंदी को बेस्कोटोमी कहते हैं और मादा के महिला के नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यह आप लोग याद रखेंगे। अगला आप देखिए, अब देखेंगे जनन संचारित रोग क्या है। बहुत ही छोटा सा बच्चा है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए जनन संचारित रोग क्या है। अनैतिक यौन संबंध, यानी गलत ढंग से यौन संबंध बनाने के कारण जो रोग होता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं, जनन संचारित रोग कहते हैं। या जनन क्रिया के कारण जो रोग होता है उसे जनन संचारित रोग कहते हैं। जैसे कौन कौन रोग होता है, वायरस से होता है हर्बिस या एड्स होता है, बैक्टीरिया से होता है सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, और प्रोटोजोआस होता है, टाइकोमोनियसिस होता है। यह सब याद रखेंगे। पूछेगा यौन जनन संक्रमित रोग कौन कौन है तो बताइएगा हर्बिस, एड्स, सिफिलिस बोलिएगा, गोनोरिया बोलिएगा, ट्राइकोमोनियसिस बोलिएगा। अगर किसी को क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ करना होगा तो कहेगा कि यौन संचारित रोग प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है तो कहेगा टाइकोमोनियसिस। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यह रहेगा, मार दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए अंतिम में यह है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, इसके प्रमुख पहलुओं को लिखें। तो देखिए जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य उन सभी पहलुओं से है जिसमें शरीर, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है, यहाँ जुड़ा होता है, जिसे जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। जनन स्वास्थ्य के पहलू निम्नलिखित है। देखिए जनन स्वास्थ्य के क्या क्या पहलू है वह आप देखिए। जनन स्वास्थ्य आप समझ में आ गए। जनन स्वास्थ्य क्या है, वह सभी पहलुओं को जानना है जिससे कि कोई रोग ना हो। जनन करने सुरक्षित जनन करेंगे ताकि हम लोग समाज में विकास हो, अच्छे बच्चे जन्म हो, जिसको रोग मुक्त कहते हैं। तो देखिए इसका क्या क्या ध्यान रहना चाहिए। इसमें सभी विद्यालय में यौन शिक्षा देना चाहिए, यौन शिक्षा देना चाहिए जेकि जनन स्वास्थ्य बना रहे। किशोर और किशोरियों वर्ग के यौन संबंध एवं यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी देना जरूरी है ताकि जनन स्वास्थ्य बना रहे। मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगाना चाहिए, यानी मादा को यानी लड़की को जो भ्रूण में जो हत्या कर दिया जाता है उस पर रोक लगाना चाहिए। इस पर तो सरकार कानून भी बना दिया गया है कि जाइएगा अल्ट्रासाउंड में लिखल रहता है यहाँ लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता है। देखिए लिंग जांच का प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह सब लगा हुआ है, यह आप लिख दीजिएगा। यह सब जनन स्वास्थ्य संबंधी पहलू है। तो खासकर किशोर और किशोरिया वर्ग में एड्स के बारे में विशेष जानकारी देना चाहिए, जो कि सुरक्षित यौन संबंध और सुरक्षित यौन संबंध से यह सब रोग
प्राप्त होता है। तो और ये आपका यह अंतिम सवाल है और अंतिम के बाद यह चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधियों का वर्णन करें। यह दूसरा विषय में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ इसको याद रखेंगे। जनसंख्या को रोकथाम यानी जनसंख्या को कम कैसे किया जा सके, उसके लिए प्रमुख विधि क्या है बायोलॉजी में, यह आपको बताना है। देखिए, रसायन विधि से जनसंख्या कम किया जा सकता है। इस विधि के तहत स्पर्मिसाइडल नामक रसायन का प्रयोग मादा के ग्रीवा में भाग में किया जाता है। इससे शुक्राणु नष्ट हो जाता है। जैसे ही शुक्राणु जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगा। समझ गए? जैसे हो गया पर्निल, जेली, समझ गया, यह सब होता है। आगे आइए, हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि क्या है कि दवाई खाकर, मालाडी जिसको कहते हैं, सहेली, यह सब क्या हार्मोनल विधि, गोलियां खाकर, जो गर्भ निरोधक गोलियां है वह खाकर अगर जनसंख्या नियंत्रण किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनल विधि कहेंगे। सर्जिकल विधि क्या होता है, ऑपरेशन करके। इस विधि के तहत पुरुष को नसबंदी करके किया जाता है, जिसको बस्कोटोमी कहते हैं, और स्त्री को नसबंदी का ट्यूबकोटोमी कहा जाता है, जिसे फलोपियन नालिका को काट कर धागा को बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है, फलोपियन नालिका को ही काटकर धागा से बांध दिया जाता है, जिसे हम ट्यूबकोटोमी कहते हैं। देखिए, यांत्रिक विधि क्या है, यांत्रिक विधि भी देख लीजिए। आज के वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से अंडाणु निषेचन को रोकने के लिए उपाय किया गया है, जिसमें पुरुष को बाजार में कंडोम उपलब्ध होता है। यह एक प्रकार का रबर की प्लास्टिक का होता है, जिसे नर शिश्न भाग में लगाया जाता है, जबकि मादा के लिए कोपटी उपलब्ध है, जो निषेचन क्रिया के रोकने का काम करता है। यह जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधि है। यह बायोलॉजी में इस प्रकार से बताएंगे, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे तो वहां हम पढ़ेंगे शिक्षा में बढ़ाकर हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। अगर और शिक्षित रहेगा तो जनसंख्या ज्यादा रहेगा, शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो हम जनसंख्या कम कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षित वाले व्यक्ति को अनुभव होता है कि उसको पढ़ाना लिखाना है तो कम बच्चा रहेगा तो सुखी परिवार होता है। लेकिन बायोलॉजी में आपका यह सब विधियां बताना है कि रासायनिक विधि से, हार्मोनल विधि से, सर्जिकल विधि से, यांत्रिक विधि से। आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपको जनन कैसे होता है समाप्त हो गया है, और दूसरा हम लोग आएंगे अनुवांशिकी पढ़ेंगे। और आज का यही आपका चैप्टर समाप्त करता हूं। जय हिंद।